नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस में, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पैंडेमिक में। तो चलिए, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास नंबर 10। ये मेरी आखिरी क्लास है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ शेयर कर दो। पूरी जो है 10 जो चैप्टर्स के क्लासेस हैं वो मैंने कंप्लीट आप लोगों की करा दूंगा मैं आज। तो आप क्या करो, इस सेशन को प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। और देखो, द्रोणाचार्य क्लासेस में आप लोगों के साथ एक जुड़ाव रहा है। तो 72 क्लासेस देखो बीत चुकी है। टोटल 72 क्लासेस में पूरी जो है हम लोगों ने कोर्स को कंप्लीट कराया, हिमांशु कश्यप सर ने और मैंने तो आप लोगों की खैर 10 ही क्लास ली है और हिमांशु कश्यप सर ने 62 से भी ज़्यादा क्लासेस आप लोगों के लिए लिया है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। पता नहीं चला कि इतना लंबा सफ़र इतनी जल्दी बीत गया। आप लोगों के सहयोग के कारण ही ये सब पॉसिबल हो चुका है। तो आप लोग का क्या फीडबैक है, क्या आप लोग कहना चाहते हो कि कैसी रही ये 72 क्लासेस, प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना। और अब कौन सा कोर्स चलाया जाए इसके बारे में भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वैसे देखो, हिमांशु कश्यप सर ने मुझे बोला है कि 27 को है ना, 27 सितंबर को आप लोगों के लिए एक मेजर अनाउंसमेंट होने वाली है। तो आप लोग उनकी क्या घोषणा होने वाली है, तो आप लोग 27 तारीख को प्लीज़ रेडी रहना। और कुछ आप लोगों के लिए धमाकेदार आने वाला है। तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और हो सके तो प्लीज़ इस चैनल को दोस्तों तक शेयर कर दो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पिछले दिन मैंने आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना था। तो देखो, अंडर द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज टू। देखो, अब देखो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में जो है लर्नर को किस चीज़ के लिए इनकरेज किया जाता है, अवॉइड एरर कंप्लीटली, यानी कि आप गलती ना करो, ये पहला हुआ आपका। अब दूसरा देखो, प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल मैकेनिकली, यानी कि आप क्या करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो लैंग्वेज की। अब तीसरा है लर्न द रूल्स बाय रोट, यानी कि आप रट के किसी चीज़ को क्या कर लो, याद कर लो। अब देखो अगला, डिस्कवर द रूल फ्रॉम एग्जाम्पल्स। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यही आपका राइट आंसर होगा। देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो जब भी आप एरर जो है कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हो, बच्चे हैं यहाँ पे, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो, बच्चे को। तो देखो बच्चे से तो गलतियाँ होगी ना, बच्चे तो गलती करने के लिए ही बने हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप गलतियां ना करो। देखो यहाँ पे याद रखना, आपने ट्रायल और एरर मेथड के बारे में भी पढ़ा होगा, जहाँ पर बार बार ट्राई करके सीखी जाती है चीज़ें। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये गलतियां होगी ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो अगला, प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल मैकेनिकली। अब देखो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही सिखा दोगे, तो ये हो गया आप यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहे हो, जहाँ पे बच्चा कुछ अपने मन से नहीं सीख रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि दूसरे को देख के सुन के सीख पा रहा है ना। ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा आप ड्रिल कराओगे तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट बच्चे का खो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि बार बार a+b का होल स्क्वायर अगर आप लिखो, याद कर लो, रट लो, 5 बार 10 बार 20 बार लिखने के बाद आप बोलोगे बेकार है मैथमेटिक्स, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, आपको ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। तो देखो आपको क्या करना है, अब मैं बोलूँ कि इसी a+b के होल स्क्वायर को आप कैसे इंटरेस्टिंग वे में समझा सकते हो। तो आप क्या करोगे, बच्चे को बोलोगे देखो a+b और a+b 2 टाइम्स था, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। a से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, सॉरी b से मल्टीप्लाई होकर b² दे जाएगा, और a इंटू बी यानी कि ab, और इसी तरह से फिर एक बार यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ab और प्लस a², यानी कि अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखो ये जो है ऐसे आया। अगर आप इस तरह से समझाओगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बच्चे क्या कर पाएंगे, इस चीज़ को आराम से एक्वायर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब अगला देखो, लर्न द रूल्स बाय रोट। देख लो, आपको मैंने
एक नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की सीरीज लिखा दी है और वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए। तो वो वीडियो आप जाके खोज के देख सकते हो कि कौन सा नेगेटिव वर्ड्स होता है जिससे आपको कंप्लीटली बचना है, और कौन सा पॉजिटिव वर्ड होता है जिसको देखते ही आपके उसके तरफ क्या हो जाना है, झुक जाना है, उसी के साथ आपको जाना है। तो देखो ये बात जो आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे रोट लर्निंग हो जाएगा वो तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि रट के आप बच्चे को क्या ही सिखा पाओगे, बच्चा रट के क्या सीख लेगा। आप समझ के देख लो, रटना क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर दोस्तों देखो आपका क्या जाएगा, डिस्कवर द रूल बाय द एग्जाम्पल। अब आप क्या करोगे, एग्जाम्पल से क्या कर पाओगे, चीज़ों को सीख पाओगे। अगर कोई एग्जाम्पल देके आपको किसी चीज़ को समझाए तो आप आसानी से समझ पाओगे। देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए दूँ कि राम, पटना, काइंडनेस, ये सभी क्या है, ये सभी नाउन है। तो देखो मैंने बता दिया कि जो भी नेमिंग वर्ड है या फिर कोई इमोशन है उसे आप क्या बोलते हो, नाउन बोलते हो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि आप इस तरह से आप जो है डायरेक्ट क्या करो, इंडक्टिव मेथड यहाँ पे लगा रहे हो, जहाँ पे आप क्या करो, पहले एग्जाम्पल बता दो फिर रूल को बताओ। तो यहाँ से बच्चा क्या कर पाएगा, चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। देखते किन लोगों ने इसका सही आंसर किया था। तो देखो प्रीति कुमारी सबसे पहले आंसर करा, रितु चौहान दूसरे नंबर पे रही है, तीसरे नंबर पे कोमल गुप्ता, ये कोमल जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करा है, और चौथे नंबर पे शहनाज बानो, ये भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, जो बराबर आंसर करती है कमेंट में, और आकाश जगनपुर, ये भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हर क्वेश्चंस के सही आंसर करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है, थैंक यू सो मच, और आप लोग क्या हो, विनर हो। तो विनर आने की एक अपनी ही फील गुड होती है। आप लोगों ने आंसर करा तो आपने क्या, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ अवेल किया यहाँ से। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपको आंसर करते रहना है और सीखते रहना है। तो देखो आज जिस चीज़ की बात करूँगा मैं वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखो अब कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ से आप जो है किसी चीज़ को पढ़ने की आपकी क्या क्षमता है, क्या आप जो है किसी चीज़ को समझ के क्या अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, आपके कितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इस चीज़ को आपको परखा जाता है। अगर मैं इसे मोटा माटी बोल दूँ आप लोगों के ये पॉपुलर लैंग्वेज में, तो ये आपका हो जाएगा पैसेज को आप कैसे सॉल्व करते हो। अनसीन पैसेज बोला जाता है इसको, अनसीन जो आपने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, आपके लिए ये आ गया पैसेज। तो इसमें देखो कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कुछ एंटोसाइनो यानी कि वोकैबुलरी होती है, और कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे कि ग्रामर के रूल, है ना। और लास्ट में तो कभी कभी एक टाइटल क्या दिया जाए इसका, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप लोगों ने पैसेज बनाया है तो डेफिनेटली आप मेरी बात को रिलेट कर पाओगे। और क्लास 9 से लेके 10 ये 9th क्या 8 से ही शुरू हो जाता है, 9th से लेके अभी तक टिल नाउ आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब देखो ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है यानी कि पैसेज कितना इंपॉर्टेंट होगा, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखो पहला क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन competition examination helps evaluate a student on many parameters। देखो ये क्या करता है, बहुत सारे पैरामीटर को क्या करता है, स्टूडेंट को मापता है। कैसे कैसे, देखो कॉम्प्रीहेंशन यानी कि आपकी कितनी समझ है उस भाषा को लेके, उस पैसेज को लेके, कि जो भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है वहाँ से आपने कितनी बातों को अवेल किया, कितनी बातों को सीखा। तो ये तो था पहला। अब दूसरा देखो नॉलेज ऑफ ग्रामर। अब नॉलेज ऑफ ग्रामर का मतलब हुआ कि आपको कितने रूल्स पता हैं ग्रामर के जो आपने सही किया या सीखा यहाँ से। देखो कभी कभी ग्रामर के रूल पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी आपको टाइप ऑफ कुछ दे दिया जाएगा तो बताया जाएगा कि आप कैटेगराइज कर लो कि ये कौन सा रूल है, ठीक है ना। तो ये ग्रामर की बात आपको नॉलेज चेक किया जाएगा और अंडरस्टैंडिंग का। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या होगा, नॉलेज और स्किल ऑफ वोकैबुलरी। देखो अब वोकैबुलरी में देखना क्या किया जाता है, आपको कभी एंटो वर्ड पूछ दिया जाएगा यानी कि अपोजिट वर्ड पूछ दिया जाएगा, और फिर क्या किया जाएगा, कभी कभी क्या करो साइनो वर्ड यानी कि सिमिलर वर्ड को कभी पूछ दिया जाएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अपोजिट वाला या फिर
सिनोनिम्स वाला, सिमिलर वर्ड वाला। तो देखो यहाँ पे वोकैब्युलरी भी आपकी टेस्ट की जाती है, ग्रामर भी टेस्ट किया जाता है और अंडरस्टैंडिंग तो टेस्ट होता ही है। अब देखो अगला क्या है, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ थॉट। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन दोनों चलते हैं, यानी कि थॉट का कम्युनिकेशन चलता है। जो आपको पैसेज में दिया जाएगा किसी राइटर की या फिर किसी के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण, यानी कि एक शॉर्ट जो है इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको उसी शॉर्ट इंफॉर्मेशन को पढ़ के जो थॉट है उसके अंदर, उसका जो विचार है ना, उसके वो क्या कहना चाह रहा है, आपको इसकी जो है इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंस एंड कोहेरेंस, लॉजिकल एंड कंसिस्ट अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स। देखो 5वां नंबर क्या बोल रहा है, आपको लॉजिक होके सोचना है बिल्कुल, और आइडियाज और थॉट्स जो है आपके क्लियर होने चाहिए। क्या कर होने चाहिए, क्लियर। आपको जो पैसेज में बताया जा रहा है आपको वो समझ पढ़ के जो है एक माइंड में आपका एक छोटा सा नैरेटिव उत्पन्न हो जाना चाहिए, पैदा हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, अगला है कि कॉग्निटिव लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कॉग्निटिव यानी कि आपका संज्ञानात्मक विकास जो है इससे होना चाहिए। यानी कि आप पैसेज पढ़ के देखो, एक्चुअली क्या है, ये रोट लर्निंग को किल करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, जहाँ पे आप पहले से पढ़ के नहीं जा सकते हो, आपको केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें को क्या करना है, समझना है। तो ये बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है हमारे एजुकेशन पैटर्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्ट्रेटेजी टू सॉल्व पैसेज। देखो अब एक बड़ा ना लोगों के बीच में एक डाउट रहता है कि सॉल्व इसको कैसे किया जाए, है ना, कि अगर ये पहले से हम लोग पढ़ के जा नहीं सकते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो 2 तरह के अप्रोचेस होते हैं जिससे आप आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। देखो पहला कौन होगा, टॉप डाउन, यानी कि आप क्या कर दो, देखते हैं उसके बारे में, और दूसरा है बॉटम डाउन। तो 2 मेथड हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखो पहला क्या है, टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज कंजर्वेटिव अप्रोच। यानी कि कंजर्वेटिव मतलब क्या, पुराने ख्यालात वाले, पुराने ढर्रे पे चलने वाले, है ना, पुराने रीति रिवाज को मानने वाले को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव। This approach emphasis on reading the passage first and then going through the question to solve them। देखो ये बिल्कुल सही बात है कि टॉप डाउन क्या है कि आपने एक एक करके एक एक लाइन को पढ़ते गए आप, और जो लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिले हैं तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और फिर आपने आंसर करा, क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर करा, क्वेश्चन पढ़ा फिर आंसर करा। तो ये हुआ आपका टॉप डाउन अप्रोच। तो ये क्या है, कंजर्वेटिव तरीका है, पुराने ढर्रे से ये चलते आ रहा है। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में होती है टाइम की शॉर्टेज। आप कोई भी एग्जाम दो तो यहाँ पे आप देख लेना टाइम की शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी। तो इससे उभरने के लिए आपको क्या करना होगा, बॉटम अप अप्रोच को अपनाना होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की अप्रोच को। यानी कि नीचे आपको कौन दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको क्वेश्चंस। तो आप क्या करो ना कि पहले सारे क्वेश्चन को एक एक करके रीड कर जाओ और आपके अंदर एक कीवर्ड्स आ जाने चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है ना। तो उसी से रिलेटेड आप क्या कर लो, अब मान लो यहाँ पे ये पैसेज है और ये क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ा यहाँ पे इम्फेसिस, तो आप क्या करो, अंडरलाइन करते जाओ कि कहाँ इम्फेसिस मुझे मिलता है। और इम्फेसिस के बाद आपको सेंटेंस को भी पढ़ना है, ये नहीं कि एक वर्ड मिल गया तो आप उसी के अकॉर्डिंग जाके आंसर कर दोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद आप क्या करो, आंसर कर दो। तो ये एक तरीका है बॉटम अप अप्रोचेस में। देखो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले ली जाए। दिस अप्रोच emphasis on reading the question before reading the passage. This trick enables you to find out the answer of questions at the time of reading the passage. Through this approach requires a lot of practices if effectively saves time during the examination। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम बच जाएगा दोस्त। टाइम को बचाने के लिए ये क्या किया जाता है, अप्रोच को लगाया जाता है। तो आप देख लो, जब भी आप क्या करो, बॉटम अप का प्रयोग करो तो ध्यान आपको देना होगा और बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। नहीं तो क्या होगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर ही नहीं मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो आपको क्या करना होगा, बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आप इसको अप्रोच को ले पाओगे। अब अगला देखते हैं हम लोग,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में देखो, आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन आपको करना है। देखो, क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेटमेंट, फैक्ट, डिसीजन, इवोल्यूशन, जजमेंट और सम स्टेटमेंट और फैक्ट, कंक्लूजन, सच क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेज। देखो, क्वेश्चन पैसेज में कैसे आएंगे, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा या फिर कोई फैक्ट यानी कि पुरानी फैक्ट के बारे में बताया जाएगा, किसी साइंस के बारे में, और कोई डिसीजन होगा कि कोई एक बिल लाया गया है पार्लियामेंट में, उसके बारे में कोई आपको दे दिया जाएगा। तो अगला क्या है कि आपको इवोल्यूशन करना है या फिर एक मूल्यांकन दे दिया गया है किसी चीज़ का, या फिर कोई एक जजमेंट पास कर दिया गया है वहाँ पे, या फिर कुछ आइडिया या फिर कंक्लूजन दिया गया है। तो ऐसे में आपके क्वेश्चन का जो फॉर्मेट का मैनर होगा वो देख लो आप एक बार। आपको ट्रू स्टेटमेंट चुनने के लिए बोल दिया जाएगा कि कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है। लेकिन CTET में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वहाँ पे A ऐसे रहा, B रहा, C रहा और D भी रहा मान लो। तो ये मान लो A B C D है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि A B दोनों या A B C तीनों या फिर A B C D या फिर B और C ओनली। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे तब। अब देखो, पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको क्या करना है, गलत स्टेटमेंट को चुनना है। सेम चीज़ ट्रू के बारे में जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो आप फॉल्स को क्या कर लोगे, एक ऑड आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ से बच जाओगे। तो ये रहा 2 पॉइंट के बारे में। अब चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखो, यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि कौन किससे रिलेटेड है, कैसे। तो आपको क्या करना होगा, पैसेज को रीड करना होगा अच्छे से। अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रू एक्सपेक्ट ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एक्सपेक्ट। देखो, ये एक ही क्वेश्चन है, मैं आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बोला जाएगा कि कौन सा 2 स्टेटमेंट सही है, सॉरी एक्सपेक्ट यानी कि एक को छोड़ के कौन सब सही है, यानी कि 4 में से 3 सही रहेंगे या फिर 2 3 4 सही रहेगा, या फिर 1 2 3 ही सही हो जाए, या फिर 1 2 और 3 4 सही हो जाए, 3 गड़बड़ हो। तो आपको क्या करना है, ये दोनों के बारे में मैं आपको एक साथ समझा देता हूँ कि आपको जो है एक जो रॉन्ग आंसर है या फिर एक जो राइट आंसर है उसको आपको क्या करना है, पिक आउट कर लेना है। तो ये था इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्या आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन स्टेम। दीज क्वेश्चन आर फ्रेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर। This passage is related to the writer describes the theme of the given passage is author of this passage is primarily concerned with which of the following is the most appropriate title for the passage। देखो, यहाँ पे दोस्तों आपको अपना क्या है, माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपको पूरे पैसेज को आराम से पढ़ लेना है या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स को पढ़ लो, वहाँ से आपको एक कंक्लूज़न पे पहुँचना पड़ेगा कि आप क्या समझे, आपने ये पूरा आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा उससे आपने क्या सीखा। तो ये बात थी यहाँ पे। तो आपको इस चीज़ से निकलना है। तो आपको क्या करना होगा, पैसेज को पढ़ के राइटर क्या बोलना चाह रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, राइटर के मन में क्या है, वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है, आपको आपके अंडरस्टैंडिंग से आप उस चीज़ को क्या कर लोगे, समझ लोगे। तो ये तो बात थी राइटर के बारे में। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, द थीम ऑफ द गिवन पैसेज, यानी कि ये जो पैसेज है इसका थीम क्या है ना। ये पैसेज जो दिया हुआ है आपको समझना है कि ये पैसेज किस बारे में है। तो ये तो था आपका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ, यानी कि वो जो राइटर है वो किस चीज़ के बारे में कंसर्न है, किस चीज़ के बारे में वो क्या डिस्कशन करना चाहता है, तो आपको ये बताना होगा। तो आप सेम चीज़, आप जब पूरे पैसेज को पढ़ लोगे तभी आप इस चीज़ को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। देखो, ये क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ऑफन बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है, आपको पूरे पैसेज को पढ़ लेना है और आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग तो हाई लेवल की रखनी ही होगी। अब देखते हैं अगला क्या है। द टाइटल और थीम ऑफ पैसेज में बी फाउंड यूजिंग द WH वर्ड। देखो, जब भी आपको टाइटल निकालना हो तो WH वर्ड कौन कौन होते हैं, व्हाट,
पहला हो गया वेयर, ठीक है ना, व्हेन, हु, है ना, या फिर हाउ। तो इन सारे चीज़ों को आपको पढ़ के क्या कर लेना है, पता कर लेना है कि थीम क्या होगा। जब आप खुद से किसने किया, कब किया, कैसे किया, किसके लिए किया, जब भी आपको क्वेश्चंस रेज होंगे तब आप समझ पाओगे कि ये टाइटल इसके किसके बारे में है ना। तो आप पूरे पैसेज को क्या कर लोगे, समझ पाओगे। तो ये WH वर्ड आपको क्या करने होंगे, निकालने होंगे। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, एक ज़बरदस्त वे में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। देखिए, आपको अगर ये मेरी क्लास पसंद आई और आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, आपको मेरी टीचिंग स्किल से बेनिफिट लेना है, तो आपको द एजुकेटर का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं KBS PRT की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। आपको KBS PRT, अगर KBS में जॉब आप लेना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का। ये आपका और मेरा दोनों का चैनल है, तो प्लीज़ क्या कर लो, आप लिंक पे क्लिक करके आप मेरे चैनल पे पहुंच जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो आपको ये करना है। और एक बात अंत में जाते जाते सभी द्रोणाचार्य के अर्जुनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग साधुवाद हैं आपके कृतज्ञ हृदय का कि आप लोगों ने इतने संयम से पूरे क्लासेस को देखा, समझा और सराहा। कुछ गलतियां हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों की सेवा में फिर से मैं हाजिर रहूँगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों की जो फीडबैक है उसकी मुझे ज़रूरत है, तो आप फीडबैक बताओ और जो भी आपके अंदर है उसको पूरे उड़ेल डालो। और 27 तारीख को हिमांशु कश्यप सर आप लोगों के सामने आएंगे और जो भी न्यू अपडेट उनको देना है वो आप लोगों के सामने देंगे। आप लोग जुड़े रहें चैनल से। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।